हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 4, जहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलम लॉ का जो थोड़ा सा छोटा भाग बच गया था उसको मैं आज कंप्लीट करूंगा। आज जो वीडियो होगा वो थोड़ा छोटा वीडियो बनेगा क्योंकि आज का वीडियो में मैं कूलम लॉ का जो छोटा भाग बच गया था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, मेरा वीडियो अधिकतर छोटा ही बनता है, 1 घंटा 2 घंटा नहीं बनता है। मैं अधिकतर वीडियो आधा घंटा का ही या तो 40 मिनट का ही बनाता हूँ, ज्यादा नहीं बनाता हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो भी मिनिमम देखें तो 15 मिनट का 20 मिनट का बनेगा। तो आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाएं, ठीक है, कॉपी पेन ले लें। और जिसको नोट्स नहीं बना सकता, सिर्फ वीडियो दे सकता, तो उस बच्चों के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन हो जाए और वहां पे मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग इतना भी नहीं कर सकते हैं तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 4, जहाँ पे हम लोग कूलम लॉ का जो छोड़ दिए थे हम लोग वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो टॉपिक डालिए कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, शायद आप लोग डाल लिए हो कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो, कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म को आने क्या जरूरत था। जैसे हम लोग कूलम लॉ पढ़ चुके थे, कूलम लॉ हो गया था, कूलम लॉ खत्म हो गया था, तो ये कूलम लॉ को आना क्यों पड़ा, कूलम लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में क्यों लिखे, जरूरी कारण क्या था। देखो, कूलम लॉ को कारण क्या था कि कूलम लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ा, तो उसको भी हम लोग पता करेंगे कूलम लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में क्यों लिखना पड़ा। जैसे हम लोग जानते हैं जो फोर्स होता है बच्चों, जो फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो आप लोग अगर 11 पढ़े होंगे, जो 11 पढ़ा होगा उसको पता है वो वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। ऐसे जो 9 में भी ये वेक्टर है, स्केलर है। ठीक है, तो देखो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी उससे कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन हो, उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो फोर्स का क्या होता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। जैसे एक एग्जांपल देकर समझो, जैसे समझ लो हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट में मास होगा, मतलब मैग्नीट्यूड होगा, इसका मान होगा कुछ। और इस ऑब्जेक्ट को जब हम लोग कोई फोर्स लगा रहे हैं तो जिस दिशा से हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो इसका डायरेक्शन भी आ रहा है। जैसे हम इस मार्कर को इधर ढकेल रहे हैं तो इस मार्कर का कुछ मैग्नीट्यूड भी है, और इधर ढकेल रहे हैं तो इसका डायरेक्शन भी आ रहा है, तो इसको क्या बोल रहा है, फोर्स हो रहा है। ठीक है, फोर्स लग रहा है, तो वो इसी तरह हम लोग समझ सकते हैं कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो इसलिए हम लोग कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि जो हम लोग कूलम लॉ का जो लॉ आया था, क्या आया था, F = K Q1 Q2 by R²। ये आया था, ये आधा अधूरा है। देखो, आधा अधूरा, फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है कि फोर्स किधर लग रहा है। तो आज हम लोग जानेंगे कि कूलम लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। देखो, ये जो टॉपिक है बच्चों, अगर बुक से आप लोग पढ़ेंगे तो किसी बच्चों को, जैसे जो लीजेंडरी है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे जो अनाड़ी बच्चा होता है उसको प्रॉब्लम होता है। उसको क्या प्रॉब्लम होता है, जैसे कूलम लॉ होता है, इसको वेक्टर फॉर्म को प्रॉब्लम होता है कि बहुत टफ लगने लगता है उसको, कि सर कूलम लॉ वेक्टर फॉर्म हमको समझ ही नहीं आता है। कितना बच्चा हमको बोलता है भैया ये कूलम लॉ वेक्टर फॉर्म हमको समझ नहीं आता है, काश आप समझा दें इजी से। तो इसलिए मैं इसका वीडियो बनाने आया हूँ कूलम लॉ वेक्टर फॉर्म का। ठीक है, अब मैं ये जो कूलम लॉ वेक्टर फॉर्म बताऊंगा बहुत ही इजी तरीका से बताऊंगा, बुकेज भाषा हम उतना यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अपना नॉलेज का बुकेज भाषा से बता देंगे तो बात तो वही पड़ जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं जितना चाहूंगा कि इतना इसको इजी करके बताएं, कुछ हार्ड नहीं है। मिनिमम इसमें 5 मिनट लगेगा कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म को समझाने में। ठीक है, तो आप लोग अभी भी कॉपी पेन अगर नहीं लिए हैं तो ले लें। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। आज का जो टॉपिक है कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, सब बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं।
ऐसे तो अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, सैटरडे है आज, 2021 चल रहा है, लंबा महीना है, तारीख 25 है, ठीक है। सब बता दिए डिटेल। मेरा नाम दीपक साव, ठीक है। मेरा चैनल का नाम फिजिक्स बॉन्ड। हाँ, कूलम लो इन वेक्टर फॉर्म। तो हम लोग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड निकाले थे, जैसे दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है r डिस्टेंस पे, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिए थे। कितना निकाले थे? Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। शायद आप लोग को ये याद हो जाना चाहिए। अगर आप लोग मेरा वीडियो पूरा शुरू से देखते आ रहे हैं तो शायद आपको ये समझ भी आ गया होगा ये फोर्स लो आया कहाँ से। अगर आपको ये वीडियो, अगर आप सिर्फ यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि ये लो आया कहाँ से, तो आप लोग यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नाम पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 3 बाय फिजिक्स बॉन्ड, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, बट डायरेक्शन नहीं निकालते। तो आज हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे। जैसे ये चार्ज को हम लोग मान लेते हैं Q2, इस चार्ज को हम लोग मान लेते हैं Q1, ठीक है। अब सपोज लेट ये Q2 चार्ज फोर्स लगा रहा, फोर्स ऑन Q1 चार्ज। तो इसको हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं? तो फोर्स हम लोग इस तरह इसको हम लोग लिख सकते हैं, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, ठीक है। Q2 चार्ज फोर्स ऑन Q1 चार्ज, या बोल सकते हैं फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। तो इसको हम लोग एक्सप्रेस इस तरह कर दिए, ठीक है। इस चार्ज के द्वारा इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? तो इतना फोर्स लग रहा है, हम लोग निकाल लिया। अब देखो ये चार्ज का डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा? Q2 टू Q1, एंड डायरेक्शन ऑफ Q1 चार्ज किधर है? Q2 टू Q1, Q2 से Q1 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसका जो डिस्टेंस होगा किस तरह लिख सकते हैं? R12। क्यों लिखे? 1 क्या फाइनल डिस्टेंस और 2 क्या इनिशियल डिस्टेंस। तो हम लोग क्या लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसी तरह एक्सप्रेस किया। अब इसी को क्या करेंगे, हम इसमें बैठा देंगे। तो ये बन गया कूलम लो इन वेक्टर फॉर्म। क्या टर्म था? F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R12 का होल स्क्वायर और R K12। ये हो गया कूलम लो इन वेक्टर फॉर्म। अब आप लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा क्या होता है। इसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं, इसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। पूरा खिचड़ी हो गया क्या? आप लोग इसको रब करें फिर हम साफ सुथरा से बताते हैं, ठीक है। नोट करें, इतना बात नोट करें। ये मैं इसके यहाँ पर रख करता हूँ इसको, ठीक है। क्या लिखे कि F12 फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 कितना आया है? K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R12 का होल स्क्वायर, इधर R यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? जैसे किसी भी चीज को जब हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इसमें यूनिट वेक्टर बैठता है। अगर आप लोग 12 का अगर वेक्टर खत्म कर चुके हैं तो इसको पता होगा क्यों किया है, ठीक है। अगर जो बायो का स्टूडेंट है उसको तो ये समझ थोड़ा थोड़ा आया होगा या नहीं भी आ सकता है, ठीक है। आपको कुछ याद नहीं, सिर्फ याद करके रखना है। किसी भी चीज को हम लोग वेक्टर फॉर्म में रखते हैं तो उसमें एक यूनिट वेक्टर लगाते हैं, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है जैसे n वेक्टर बाय n मैग्नीट्यूड लिख देते हैं इसका, ये फॉर्मूला होता है। तो सेम ये फॉर्मूला भी इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R12 का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं R12 का वेक्टर बाय R12 का मोड। अब देखो बच्चों, मोड का हम लोग यूज कब करते हैं?
मोड का यूज कब करते हैं? किसी चीज को जब नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव में लाना हो तब हम लोग मोड का यूज करते हैं। तो सेम क्या हम लोग इसमें मोड बैठा सकते हैं? हाँ, चलो हम लोग इसमें मोड बैठा देते हैं। तो मोड बैठा देते हैं तो R12 मोड का होल स्क्वायर इस तरह बैठा सकते हैं। अब ये दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? F12 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R12 का होल क्यूब R वेक्टर 12। ये हो गया कूलम लॉ इन वेक्टर, कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जल्दी छापो आप लोग इसको, जल्दी छापे, जल्दी छापो, छापो जल्दी छापो। ठीक है, समझ में आया? आप लोग अब सेकेंड चार्ज को भी आप लोग इसी तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे रफ कर रहा हूं। 1 2 3 4 5। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, बाय स्टूडेंट को थोड़ा लगेगा कि मैथमेटिकल टर्म इसमें यूज हो रहा है इसीलिए कुछ प्रॉब्लम आ सकता है इसमें, या समझ भी नहीं आ सकता बाय स्टूडेंट को। बट जो मैथ लिए है बच्चों को उसको तो पूरा अच्छा से समझ में आ गया सर ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप किसी को समझा भी सकते हैं ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो बाय स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो सेकेंड चार्ज होगा उस पे फोर्स निकालेंगे। पहला फोर्स हम लोग किस पे निकाले थे? F12 पे। आप लोग निकालेंगे ये Q1 के द्वारा Q2 पे जो फोर्स लगेगा उसका निकालेंगे F21। कैसे निकलेगा? F21 इज इक्वल टू K Q1 बाई Q2 R का होल स्क्वायर 21 इंटू R21 का कैप। इसको फिर हम लिख सकते हैं F21 K Q1 Q2 बाय R का होल क्यूब 21 इंटू R वेक्टर 21। ये हो गया कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म ऑफ सेकेंड चार्ज। पहला हम लोग निकाले थे फर्स्ट चार्ज, ये कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म सेकेंड चार्ज। कितना इजी है। ठीक है, बुक के बाद हम देखें तो इतना क्या किया बुक में। एक तो इधर मतलब तुम्हारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया, यहाँ पर 2 पॉइंट चार्ज दिया है। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर निकाला है। अब पोजीशन वेक्टर पहले इसका डायरेक्शन इधर दिया है, इसका डायरेक्शन इधर दिया है, बस और क्या हो गया? सेम है, सेम है। मैं ये खाली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं किया, चार्ज तो वही दिया ना। एक इस चार्ज पे फोर्स निकाले हैं कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और एक इस पे निकाले कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या टफ था? नहीं टफ था। कहीं ना बुक में इसको पॉजिटिव ले लेगा तो किसको नेगेटिव ले लेगा। मैं यहाँ पर क्या लिया? दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए इसमें जो फोर्स लग रहा है वो रिपल्सन फोर्स लग रहा है। ठीक है, समझ में आया आप लोग? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक डालो, लिमिटेशन ऑफ कूलम लॉ। कूलम लॉ का जो हम लोग लिमिटेशन होगा कहाँ तक कर सकते हैं, कूलम लॉ कहाँ कहाँ वैलिड है, कूलम लॉ का अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं, वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, 1 2 3 4। अगर आप लोग इसको नहीं लिखे होंगे तो पोस्ट करके आप इसको नोट्स बना सकते हैं। ऐसे नहीं तो आप मेरे सर कितना बार बोलेंगे सर टेलीग्राम क्लिक टेलीग्राम क्लिक। ठीक है सर, हम ज्वाइन कर लेते हैं। नोट्स खुद से बनाए, अच्छा रहेगा। तो अब हम लोग टॉपिक डालो, ये टॉपिक अब हटाओ। वैलिड ऑन कूलम लॉ। कूलम लॉ किस पे वैलिड है, या बोल सकते हैं लिमिटेशन ऑफ कूलम लॉ। छोड़ो, लिमिटेशन अच्छा लिख देते हैं। लिमिटेशन तो सब जगह बुक में भी लिमिटेशन लिखते हैं, हम लोग अपना वर्ड यूज करेंगे वैलिड। ठीक है, वैलिड कूलम लॉ का वैलिड लिखेंगे हम लोग। किस पे वैलिड करता है? पहला तो जो चार्ज होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए वो एट रेस्ट होना चाहिए। इसको समझते हैं, चार्ज रेस्ट में होना चाहिए। कूलम बताए थे कि जो दोनों चार्ज होंगे Q1 एंड Q2, जो दो चार्ज होंगे वो दोनों मोशन में नहीं होना चाहिए, मोशन में नहीं होना चाहिए। ये दोनों चार्ज को रेस्ट होना चाहिए, दोनों चार्ज को रेस्ट में होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा जो बात था वो बताए थे कि जो चार्ज होगा वो पॉइंट चार्ज होगा। अब ये पॉइंट चार्ज क्या है सर?
पॉइंट चार्ज करने का मतलब ये दोनों के बीच का जो नेग्लिजिबल, मतलब जैसे हम यहां से तुम्हारा, जब मेरा और तुम्हारा डिस्टेंस के बीच को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट। जब तुम यहां से किसी 100 मीटर का चीज को देखेगा तो तुमको उसको पॉइंट जैसा दिखाई देगा, पॉइंट जैसा। जैसे जैसे हम लोग नजदीक जाएंगे तो बड़ा विशाल दिखाई देगा, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ से हम लोग तारे को देखते हैं, तारा क्या एक पॉइंट जैसा दिखाई देता है। सेम इसी तरह ये दोनों के चार्ज का भी जो डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब डिस्टेंस नेग्लिजिबल होना चाहिए, मतलब ये दोनों पॉइंट चार्ज जैसा दिखना चाहिए, ठीक है। दूसरा इसका वैलिड था, दोनों पॉइंट चार्ज होना चाहिए। और जो तीसरा वैलिड था, बहुत मतलब दोनों चार्ज का जो न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, जो न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 10⁻⁻15 मीटर। इतना ही कूलम अपना लो में, ये चीज रहा तो समझ लो कूलम लो लगेगा, और ये चीज नहीं रहा तो कूलम लो नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। ठीक है, हींग लग गया चेहरा में क्या? ठीक है, ये वैल्यू लिख लिया हम लोग, या लिमिटेशन ऑफ कूलम लो, वैल्यू ऑन कूलम लो, ठीक है। अब हम लोग लिखना चाहेंगे, अब हम लोग जो लास्ट टॉपिक करेंगे, फिर इसके बाद लेक्चर हम लोग समाप्त करेंगे। लास्ट टॉपिक है हमारा कंपेयर बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है। हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को और ग्रेविटेशनल फोर्स को, ठीक है। एक और कंपेयर है जहां पे हम लोग शायद पहला वीडियो में हमको ये बताना चाहिए था, जो चार्ज और मास का कंपेयर करना चाहिए था, ठीक है, जो हम नहीं किए। आप लोग बुक में ये पढ़ सकते थे, इसीलिए मैं ये उसका नहीं करता। ये भी पढ़ सकते हैं मगर इसको बता देता हूँ, ठीक है। एक टॉपिक छूट गया था मुझे, मास और चार्ज का जो कंपेयर क्या होता है, ठीक है। आज जो हम लोग करेंगे कंपेयर बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। शॉर्ट फॉर्म लेके आप लोग इसका पूरा स्पेलिंग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इसका डिफरेंस देखते हैं, इसका डिफरेंस क्या है, देखो। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स है कि नहीं, एक वीक फोर्स है कि नहीं, है ना। ये एक मार्कर है, इसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, कैसे लग रहा है, वीक फोर्स है, इसी तो हम लोग इसको उठा दे रहे हैं। एक न्यूक्लियर फोर्स को, जैसे दो न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स होता है उसको तुम उखाड़ोगे, जैसे आयरन को तुम हटा सकते हो, नहीं। फोर्स तुम्हारा जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, एक तुम्हारा न्यूक्लियर फोर्स होता है। बहुत मतलब जो न्यूक्लियर फोर्स होता है बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, सबसे वीक फोर्स होता है तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स। एग्जाम्पल देखो, मार्कर को हम लोग तुरंत उठा दे रहे हैं, बट वही में जब हम इसको, इसका अंदर जो न्यूक्लियस जो जुटा होगा उसको हम लोग उखाड़ पा रहे, नहीं उखाड़ पा रहे। कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि नहीं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक वीक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कंपेयर में ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपेयर में क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इसके कंपेयर में स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक है। जो तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सिर्फ उसका जो प्रॉपर्टी है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ अट्रैक्ट करता है, किसी चीज को रिपल करता है। हमको भी तो अट्रैक्ट करके रखा, अगर हमको रिपल करता तो हम उछल जाते ना, हमको भी तो अट्रैक्ट करके रखा। इसको भी फेंकेंगे तो देखो तुरंत नीचे गिर जाएगा, ठीक है। ये क्या है, सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। मार्कर टूटने ही नहीं गया, अभी लोचा लग जाता मेरा ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स से इसका जो कौन सा प्रॉपर्टी है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है। और
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कौन, इसका प्रॉपर्टी क्या है, वो रिपल्सन भी करता है, लाइक चार्ज रिपल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। तो इसका प्रॉपर्टी क्या है, अट्रैक्शन, बोथ क्या, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। ठीक है, ठीक है। अब तीसरा इसका लिखो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दो ही ठीक है, ठीक है, दो ही ठीक है, ऐसे ही नोट्स कर लो इसको, दो ही ठीक है। एक और प्रॉपर्टी इसका याद तो, हाँ एक और प्रॉपर्टी था उसका, तीसरा प्रॉपर्टी लिख सकता तुम कि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड मीडियम, मीडियम कौन सा, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डिपेंड करता है मीडियम पे। जो हम लोग पढ़े थे इंटरवेनिंग मीडियम। अब इंटरवेनिंग मीडियम क्या है, तो वीडियो का लेक्चर में बताओ था इंटरवेनिंग क्या होता है। दो चार्ज के बीच का जो मीडियम होता है वो इंटरवेनिंग मीडियम होता है। ठीक है, ये तीसरा लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया डिफरेंसेस। और सिमिलरिटी वो भी बता देता हूं। ठीक है, सिमिलरिटी, सिमिलर क्या दोनों में, पहला तो दोनों बोथ इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। कैसे, देखो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस पे, और ग्रेविटेशनल भी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस पे। फॉर्मूला जिसको नहीं पता तो धन्य हो। देखो G इज इक्वल्स टू, इसका जो कांस्टेंट G होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 बाय r स्क्वायर। इसका फॉर्मूला K Q1 Q2। सिमिलरिटी, दोनों सिमिलरिटी क्या है, दोनों का जो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉर्म करता है पहला। दूसरा, दोनों का जो फोर्स लगता है वो लाइन एक्ट अलोंग लाइन जॉइंट 2 पॉइंट, पहला। अब दूसरा क्या है, दूसरा सिमिलरिटी क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल बोथ फोर्सेस एक्ट लाइन जॉइंट। ठीक है, जैसे समझो ये एक चार्ज है, ये दोनों में जो फोर्स लगेगा वो इसके लाइन पे ही लगेगा। अरे देखो इसके लाइन पे ही लगेगा, इन्हें कि यहाँ इसका फोर्स इधर लग जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ये इसके लाइन पे एक्ट अलोंग लाइन जॉइंट, एक्ट अलोंग लाइन जॉइंट। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोग मैं जितना यहाँ तक पढ़ा चुका हूँ कूलम लॉ, अब आपको कहीं बाहर से नहीं पढ़ना है। मैं सारा जितना कूलम लॉ का डिटेल होता है वो मैं बता दिया हूँ। ठीक है, एक और पढ़ना होगा जिसको हम लोग, देखो एक और प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वो अभी नहीं करेंगे, वो हम लोग करेंगे जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। मैं क्या करूंगा, जब ये पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा तो मैं एक न्यूमेरिकल के लिए एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, जहां पे मैं सारा शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ न्यूमेरिकल ही करेंगे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।